कल हमने डिस्कस किया था मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अटेंशन, अवधान का अर्थ और परिभाषा। परिचय की बात जब आती है, क्योंकि इंट्रोडक्शन या परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अवधारणा को समझने के लिए। जिस प्रकार से कल हम परिभाषा में डिस्कस कर रहे थे कि जो अवधान है, अटेंशन है, ये एक प्रक्रिया होती है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, कोग्निटिव प्रोसेस होता है। इस प्रक्रिया को एक प्रकार की संज्ञानात्मक उत्तेजना भी कहा जा सकता है। यहाँ पर संज्ञानात्मक उत्तेजना का मतलब यहाँ पर है इट्स ए काइंड ऑफ कोग्निटिव अराउजल। जिस प्रकार से व्यक्ति एक्टिवेट होता है कोई कार्य करने के लिए, उसी प्रकार से जब हम किसी उद्दीपक पर, किसी घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उस समय आपके कोग्निशन में, आपके संज्ञानात्मक जो डोमेन क्षेत्र में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, अर्थात आपका जो कोग्निटिव क्षेत्र है वो एक्टिवेट होता है, अराउज्ड होता है। राइट? मस्तिष्क के पास अपने सीमित संसाधन होते हैं। हम कितने भी तेज दिमाग वाले क्यों ना हो, लेकिन हम बहुत सारे उद्दीपकों पर एक साथ अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। वी कैनोट। जब आपके कोग्निटिव रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, तो हम उनका जो प्रयोग करते हैं तो कुछ ही उद्दीपकों पर, कुछ ही घटनाओं पर एक साथ हम उनका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जब कई सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं तो हम जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट हो या उद्दीपक की कुछ विशेषताएं होती है बात करेंगे, उनमें से किसी एक या दो पर एक समय में हम अपना ध्यान लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके तीन महत्वपूर्ण गुण होते हैं, ट्रेट कह लो, इसकी विशेषताएं कह लो, किसके? अवधान के। पहला है सतर्कता, दूसरा है एकाग्रता, और तीसरा है आपका अन्वेषण, सर्च। ये तीन महत्वपूर्ण गुण होते हैं अवधान के या ध्यान के। तो आपको तीनों याद रखने हैं। सतर्कता मीन्स यूर अटेंटिवनेस, एकाग्रता कंसंट्रेशन, एंड अन्वेषण मतलब सर्च। सतर्कता क्या है? मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति के सामने प्रकट होने वाले उद्दीपकों से निपटने की तत्परता से होता है। आपके सामने कई सारे स्टिमुलाई हैं, कई सारे बच्चे आ रहे हैं, स्कूल की छुट्टी सब भाग रहे हैं अपने बैग टांग करके, पानी की बोतल लिए, सब प्यारे प्यारे, बहुत छोटे छोटे हैं। आप तत्पर हो जाते हैं, कौन है? वो देखो वो उधर है। तो इसको हम बोलते हैं सतर्कता। देन कम एकाग्रता, कंसंट्रेशन। एकाग्रता का मतलब है या उसका अर्थ है एक ही समय में कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना। एक ही समय में स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक कौन सी हो सकती है? वो कई चीजों पर निर्भर करता है, उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना, इसको हम कह सकते हैं एकाग्रता। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट तीसरा गुण है अवधान का, वो है अन्वेषण या खोज। खोज में एक पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक कौन होता है? ऑब्जर्वर। जो खोज करने वाला है वो वस्तुओं के एक समुच्चय, एक सेट के बीच, जैसे कि आप सुपरमार्केट में जाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के सामान रखे होते हैं, तो आपको जो खरीदना होगा, आप उन सारे ब्रांड में से किसी एक पर आप फोकस करें। पतंजलि के बिस्किट मुझे लेने हैं, पतंजलि के कहां पर है? आपको बहुत सारे बिस्किट्स वहां पर मिल जाएंगे, लेकिन पतंजलि वाला आपको खोजना है, तो यू आर सर्चिंग फॉर दैट। सर्च का अर्थ ये रहा, बहुत सारे वस्तुओं का एक समुच्चय है, एक सेट है, उनमें से किसी एक पर या कुछ स्पेसिफिक प्रकार के जो उद्दीपक होते हैं उन पर हम अपनी नजर गड़ाते हैं और उन्हीं को हम तलाश करते हैं, तो उसको अन्वेषण या खोज कहते हैं। अब कुछ मॉडल्स हैं जो कि अवधान को एक्सप्लेन करते हैं। पहला मॉडल है जिसको हम कहते हैं खोजदीप मॉडल। जब कोई शादी फंक्शन होता है तो उसमें दूल्हे के ऊपर, दुल्हन के ऊपर लाइट डाली रहती है, उसको स्पॉट कहते हैं। उस पर लाइट डली रहेगी, प्रकाश जहां दूल्हा या दुल्हन जहां से चलेंगे उसी के ऊपर लाइट रहेगी, बाकी सबके पास आसपास कम लाइट रहेगी, उसको स्पॉट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? यह मॉडल अवधान को केंद्रित करने की तुलना, टॉर्च जलाकर आप किसी वस्तु पर डालते हैं तो उस वस्तु पर प्रकाश जैसे डलता हुआ आपको दिखाई देने लगती है, लेकिन आसपास की जो वस्तुएं होती है उन पर भी प्रकाश का कम प्रभाव पड़ता है, वो कम दिखती है, और ज्यादा दूर हम चले जाएंगे उस वस्तु से तो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती। लेकिन हमारा स्पॉट फोकस किस पर है? जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा अवधान भी होता है। ये आपके सामने फोटो लगी हुई है, इस फोटो में आप देखिए जो NOCH लिखा हुआ ना,
और जिसको हम फ्रिंज बोलते हैं, फ्रिंज किनारा, और इसके बाद एक गोला लगाया, उसके बाद मार्जिन। जिस प्रकार से हम टॉर्च डालेंगे, तो जिस वस्तु पर टॉर्च डालेंगे वो बिल्कुल पूर्ण रूप से चमक जाती है, लेकिन उसके आसपास की वस्तुएं धुंधली सी चमकती हैं। और उस कुछ एक, एक एरिया होता है, इसको मार्जिन कहते हैं, उसके बाद उस लाइट का उन चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और पूरा अंधकार होता है। तो आज अंधेरा जब हो तो आप एक बार ट्राई करके देखना, तो कहते हैं स्पॉटलाइट मॉडल। जब जागरूकता किसी विशेष वस्तु या घटना पर केंद्रित होती है तो इसे अवधान का केंद्र बिंदु कहा जाता है। इसके विपरीत जब वस्तुएं या घटनाएं जागरूकता के केंद्र से दूर होती हैं और व्यक्ति उनके केवल के बारे में थोड़ा बहुत जागरूक होता है, उस स्थिति को अवधान की सीमांत कहा जाता है, हम उसे फ्रिंज कहते हैं। और जब सीमांत एक स्पेसिफिक फील्ड तक फैलकर अवधान की कट ऑफ निर्धारित करता है, उस कट ऑफ को हम मार्जिन कहते हैं। जिसके बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे वह धुंधला भी हो, धुंधला दिखाई नहीं देता है, उसको मार्जिन कहते हैं। अब दूसरा मॉडल ये एक्सप्लेन करता है, जूम लेंस मॉडल। जो जूम लेंस मॉडल है, ये बताता है कि अवधान के लिए प्रयुक्त होने वाले मस्तिष्क के संसाधनों को, जो अपने कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं, उनको रुचि, आपका इंटरेस्ट, कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क का अन्य कारकों के अनुसार आवंटित किया जाता है। ये काम की बात है इसमें कि जब बहुत सारे उद्दीपक आपके पास है, बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से आप किसी एक चीज को छांटोगे। किसी मल्टी ब्रांड स्टोर में आप जा रहे हैं, कपड़ों के में जाते हैं, जूतों के में, जैसे भी आप जाएंगे, तो आपको ना वहां पर बहुत सारे उद्दीपक मिलेंगे, बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन आप कौन सा छांटते हैं जिसमें आपकी रुचि हो। ये कहता है कि सीमित प्रसंस्करण क्षमताओं के कारण मस्तिष्क को उद्दीपक के आकार एवं विवरण में एक प्रकार का समझौता करना पड़ता है। हमें समझौता करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि हमारे कोग्निटिव रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम होते हैं। हम एक बार इस चीज को देख लें, दूसरी बार इसको देखें, फिर हम दोनों को पास लेकर कंपेयर करते हैं, फिर तीसरी चीज नहीं अच्छी लगी, तीसरी देखते हैं एक साथ, फिर चौथी, पांचवी, इस तरह से हम चीजें देखते हैं। किसी दृश्य क्षेत्र का जितना बड़ा अवधान केंद्र होगा, उससे संबंधित प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग भी उतना ही धीमा होगा। अर्थात आप देख सकते हो 10-12 कपड़े के डिजाइन आपको दिखाए गए हैं, तो आप सबको देख रहे हैं और अब फैसला लेने में आपको बहुत समय लगेगा। उसमें कलर अच्छा है, इसका देखने में इसकी चमक अच्छी है, इसमें ये है, ये सारी चीजें, ये मॉडल ये बताता है कि जो हमारा अटेंशन का जितना बड़ा एरिया होगा, उसको प्रोसेस करने में उतना ही समय हमें लगेगा, क्योंकि संसाधन तो निश्चित होते हैं और उनको जितने बड़े क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा, उनकी कार्य क्षमता विस्तृत हो जाने के कारण कमजोर पड़ती चली जाती है। तो दिस इज द जूम लेंस मॉडल। स्पॉटलाइट मॉडल में हम किसी वस्तु पर अपने अवधान को केंद्रित करते हैं, वो वस्तु, उस वस्तु के साथ साथ उसके फ्रिंज में, आसपास में जो उद्दीपक होते हैं, वो भी धुंधले से हमें हमारे अवधान में वो आते हैं, और उसके बाद एक मार्जिन है, उसके बाद वो चीज उसमें नहीं आती। जूम लेंस मॉडल ये कहता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, उसके जो रिसोर्सेज हैं, वो सारे सीमित हैं। तो जब बहुत सारे उद्दीपक एक साथ हमें मिलते हैं, दिखाई देते हैं, तो उनमें से किसी एक पर हमारी रुचि के अनुसार या उद्दीपक की प्रकृति के अनुसार किसी एक पर हम फोकस करते हैं। याद रखें, जितना बड़ा क्षेत्र होगा उद्दीपक का, हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज को, उनको प्रोसेस करने में उतना ही समय लगेगा और उतनी ही उसमें देरी होगी। तो दिस इज द जूम लेंस मॉडल ऑफ अटेंशन। अब आते हैं कुछ सिद्धांत। फर्स्ट थियरी ब्रॉडबैंड 1956 के द्वारा दिया गया फिल्टर थियरी, फिल्टर का सिद्धांत बहुत ही सिंपल है, नाम से ही हमें समझ में आ जाता है। फिल्टर, हम छलनी यूज करते हैं घर में, चाय छानने के लिए, दूध छानने के लिए, या जूस को छानने के लिए, या नींबू पानी को। तो वो क्या है, वो इट इज काइंड ऑफ फिल्टर, वो एक फिल्टर होता है। बस वही बात वो ब्रॉडबैंड कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारे आसपास बहुत सारे उद्दीपक होते हैं, वो सारे उद्दीपक दे ट्राई टू ट्रेवल टू योर ब्रेन थ्रू योर वेरियस सेंसेस। खास करके दृश्य से संबंधित बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर बैठे हैं कहीं पर, तो आपको कुछ दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, बहुत सारी चीजें आपके मस्तिष्क में एंट्री कर रही होती है। आंखें तो रुकती नहीं, ना कान रुकते हैं। जब ये सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में एंटर करती हैं, तो
हमारे कुछ ग्राहक होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये सारे एक साथ जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक प्रकार का रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मतलब गत्यावरोध की स्थिति पैदा होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि कमरा एक है और जब आप क्लास जब छूटती है तो एक साथ जब निकलते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है, क्योंकि सभी निकलना चाहते हैं लेकिन सभी निकल नहीं पाते हैं, तो कुछ लोगों को रुकना पड़ता है वहां। एक एक करके हम निकल सकते हैं, दो दो करके निकल सकते हैं, होता है ऐसा है। इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में भी ऐसा ही होता है। इन इन उद्दीपकों से संबंधित होता क्या है कि सारे ये उद्दीपक हमारे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अल्पकालिक स्मृति होती है, माध्यम से निकल जाते हैं। ये सारे सेंसरी मेमोरी में जाते हैं, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाते हैं। वो सारे जाकर के हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक फिल्टर लगा होता है, एक छलनी लगी होती है। उसका सिस्टम है कि वो क्या करता है कि उसमें से कोई एक ही उद्दीपक जा सकता है एक बार में। जैसे छलनी में से एक प्रकार के साइज के जो मटेरियल है वही निकल सकता है। इसी प्रकार से हमारे फिल्टर में, शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास जो फिल्टर होता है, उसमें से केवल एक ही उद्दीपक हमारे हाई प्रोसेसिंग के लिए ब्रेन में पहुंचता है। वो कौन जाएगा? अब जिस प्रकार से आप क्लास से निकलते हैं बाहर, सबसे पहले कौन निकलेगा? जो सबसे पहले दरवाजे तक पहुंचा होगा, यही बात है। उसी प्रकार से जिस जो उद्दीपक की प्रकृति, नेचर ऑफ द स्टिमुलाई एंड योर इंटरेस्ट and certain other characteristics of the stimuli will decide that which stimulus will enter your brain for the higher processing। चार प्रकार की मिठाइयां रखी हैं, तो आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, उसी उद्दीपक की सूचना आपके मस्तिष्क में जाएगी और वही सूचना आपके फिल्टर से पास होगी और उसके बाद वही प्रोसेस होगी। और जो बाकी के उद्दीपक है वो रोक दिए जाते हैं। जैसे आप पिक्चर में देखो, एक तरह से रखिए कि बोतल है, दोनों तरफ से खुली हुई है, बहुत सारे उद्दीपक उसमें ट्रेवल करते हैं, लेकिन अंतिम फिल्टर से, बोटल नेक से केवल एक ही निकल पाता है, और जो कि हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है हायर प्रोसेसिंग के लिए। इसी को फिल्टर थ्योरी कहते हैं। फिल्टर क्षीणन सिद्धांत। क्षीणन का मतलब होता है अटेनुएशन, कमजोर करना। जैसे कि आप एक लकड़ी ले लीजिए, उसको छीलते रहिए, बार बार उसको छीलते रहिए, छीलते रहेंगे, धीरे धीरे वो पतली होती चली जाएगी और अंत में बिल्कुल कमजोर, क्षीण हो जाएगी वो। क्षीणन शब्द में ही इस थ्योरी का सेंट्रल पॉइंट वो छुपा हुआ है। ये ट्राइसमैन ने दी थी 1962 में। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि फिल्टर अटेनुएशन थियरी के अनुसार, जिन उद्दीपकों को फिल्टर से गुजरने की अनुमति नहीं होती है उन्हें पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं किया जाता है। बस यही अंतर है ब्रॉडबैंड के सिद्धांत में और ट्राइसमैन के सिद्धांत में। ब्रॉडबैंड तो ये कहते हैं एक निकल जाएगा, बाकी को वही रोक दिया जाता है। वह ट्राइसमैन कहती है कि ऐसा नहीं है कि दूसरे उद्दीपकों को वहां रोक दिया जाता है, बल्कि दूसरे उद्दीपकों की जो इंटेंसिटी होती है, उनकी जो शक्ति होती है, ताकत होती है, उसको कमजोर कर दिया जाता है, क्षीण कर दिया जाता है, ताकि वो आगे ना जाए। जैसे कि आप देखें कि 10 लड़के दौड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो साथी है वो फर्स्ट आए, तो मानसिक रूप से आप दूसरों को कमजोर करना शुरू कर देंगे कि तू तो दौड़ ही नहीं सकता, तेरे रह गया पीछे, अभी तो वाला बहुत आगे है। इस तरह की बातें करके हम उसको मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं। कई बार तो कुछ जो करोगे उसके आगे टांग अड़ा देंगे, आराम से गिर जाएगा, बाद में गुस्सा हो, कुछ भी लफड़ा हो, लेकिन एक बार तो आपने उसको रोक दिया। तो ट्राइसमैन का कहना है कि सारे उद्दीपक जो हमारे मस्तिष्क के अंदर ट्रेवल करने की कोशिश करते हैं, एक तो चला जाता है आयोडर प्रोसेसिंग के लिए, बाकी जो बचे हुए वो रोके नहीं जाते, बल्कि उनकी ताकत को, उनकी इंटेंसिटी को कमजोर कर दिया जाता है, जिसके कारण वो हाई ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए आगे मस्तिष्क में आगे जाके वो पहुंच नहीं पाते हैं और उनको हम अच्छे से उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत उनको हम जान पाते हैं। खास करके पढ़ाई करते वक्त हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं, किताब पर भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और हमारे मस्तिष्क में कुछ और प्रक्रियाएं भी चल रही होती हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि जो ये कुछ चीजें हमें पढ़ाई की याद रह जाती है, कुछ याद नहीं रह पाती है। क्योंकि ट्राइसमैन के सिद्धांत को आप याद रखिए कि जो पढ़ाई से आने वाले उद्दीपक हैं, जो सूचनाएं हैं, वे पूर्ण रूप से प्रोसेसिंग के लिए नहीं जा पाती, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी को हम हमारा मस्तिष्क कमजोर कर देता है। क्योंकि कमजोर क्यों करता है? क्योंकि उसमें हमारी रुचि नहीं होती है, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए चीजें हमें याद नहीं हो पाती है। मल्टी मोड
सिद्धांत। मल्टी और मोड, बहु मतलब बहुत, और विधिक होते हैं अलग अलग प्रकार की विधियां। विधिक बना है विधियों से। ये 78 में जोस्टन हिल द्वारा ये दिया गया, 1978। ये जो हमारे उद्दीपक है इस पर हमारा ध्यान जाएगा, उसके लिए 3 चरणों में ये प्रक्रिया होती है, इन 3 स्टेजेस। तो पहला चरण क्या है? उद्दीपकों के संवेदी अभ्यावेदन। अभ्यावेदन का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। कैसे रिप्रेजेंट करना? इसी प्रकार होते हैं संवेदी अभ्यावेदन, सेंसरी रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला चरण है उद्दीपकों के संवेदी रिप्रेजेंटेशन यानी कि अभ्यावेदन। कैसे? आपको मैं एक बात बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये मेरा मोबाइल है, आपको भी दिख रहा होगा। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये मोबाइल मेरी आंख में के थ्रू जाकर मेरे दिमाग में घुस गया है? नहीं, ये मोबाइल ही घुसा है। तो क्या घुसा है? इसके ऊपर प्रकाश और इसको रिप्रेजेंट करने वाली एक चित्र जो मेरे रेटिना पर बना है। मतलब इस मोबाइल डिवाइस को कोई ना कोई एक ऐसा चित्र है जो रिप्रेजेंट कर रहा है और वो मेरे रेटिना पर बना। उसके बाद मैंने जैसे बताया था, वहां पर हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, रोड्स एंड स्टोन्स, उसको वो कन्वर्ट करते हैं न्यूरल इम्पल्स में, फिर वो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं। तो ये दिस मीन्स वो जो इमेज मैंने देखी थी वो रिप्रेजेंटेटिव थी किसकी? उस संवेदना की, मोबाइल से आने वाली दृश्यात्मक संवेदना की। दूसरा चरण होता है शब्दार्थ निरूपण, यानी कि जो शब्द होते हैं उनके माध्यम से उसको रूप दिया जाता है। सपोज मैंने कहा तरबूज, जैसे ही मैंने शब्द बोला है तरबूज, तो आपके मस्तिष्क में एक बड़ा सा फल आ गया होगा हरे रंग का। इस तरह से वो तरबूज आपके मस्तिष्क में आ गया। क्या इस समय आपने तरबूज देखा? नहीं, लेकिन शब्दों के माध्यम से हमने मस्तिष्क में एक चित्र को एक रूप दे दिया। ये दूसरी स्टेज है, शब्दार्थ निरूपण। अब आती है स्टेज नंबर 3। इसमें दोनों होते हैं, संवेदी और अर्थ संबंधी, क्योंकि हमने सेंसेशन भी ली और उसको शब्द के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट भी किया। तब वो दोनों मिलकर के, दोनों चीजें एक साथ मिलकर के हमारी चेतना में, कॉन्शियसनेस में वो प्रवेश करते हैं। मैं एग्जांपल आपको फिर से बताता हूं। मोबाइल, आपने इसको देखा, इससे संबंधित ये काला काला है, कुछ ऐसा इसमें कैमरा लगा है, कुछ अजीब सी चीज है, इसकी इमेज आपके मस्तिष्क में गई। अब इस इमेज को आपने शब्दों के माध्यम से भी रिप्रेजेंट किया। अब आपसे मैं पूछूं कि आपने ये क्या देखा, तो आप कैसे बताओगे? आप ऐसे ऐसे इशारा करके नहीं बता सकते मुझे। आप इसको एक रिप्रेजेंट करोगे शब्दों के माध्यम से, इसको आप कहते हैं शब्दार्थ निरूपण। ओके, आप बताओ सर, हमने मोबाइल फोन देखा, तो चरण 1 में क्या होता है? सेंसरी रिप्रेजेंटेशन होती है, इसके सेंस को हमने रिप्रेजेंट किया। दूसरे में इसको हम शब्दों के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जब तीसरे स्टेज में क्या है, ये दोनों चीजें मिलकर के हमारी चेतना में प्रवेश करती हैं और तब जाकर हम समझ पाते हैं कि हमने क्या देखा, कहां पर हमने अपना ध्यान अवधान लगाया। यानी मल्टी मोड, अलग अलग विधियों के माध्यम से हमारा ध्यान या अवधान किसी एक वस्तु पर फोकस करते हैं। सो दीज वर दी 3 थियरीज ऑफ अटेंशन। अब तक किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न है तो मुझसे वो चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है, या अनम्यूट करे और मुझसे आप वो पूछे। ओके, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। कोई प्रश्न नहीं है? ओके। अब कुछ कारक होते हैं हमारे अवधान को प्रभावित करते हैं, बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये किससे संबंधित होते हैं? उद्दीपक से संबंधित होते हैं। जैसे कि ग्लास, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमारे अवधान को प्रभावित करते हैं। एक तरफ देखिए एक ग्लास रखा है, दूसरी तरफ आप देखिए एक तरबूज रखा है, तीसरी तरफ एक सेब रखा हुआ है, एक आम रखा हुआ है। 4 चीजें रखी है, चारों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और चारों आपके शरीर से बाहर है। तो ये ऑल फैक्टर्स दे आर रिलेटेड टू दी स्टिमुलाई। अब इनमें से हमारा ध्यान किस पर जाएगा? उस पर करेंगे जहां पर आपका इंटरेस्ट होगा। आकार, गति, चमक, तीव्रता, नयापन आदि शामिल होते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अब इसमें आकार की बात करें, जैसे आप मार्केट जाते हैं, चप्पल की दुकान पर जाते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी चप्पल टांग रखी होती है बाहर, वो आकार वो किस लिए टांगते हो?
ताकि उसका आकार सामान्य चप्पल से काफी बड़ा है तो आपको आकर्षित करता है। या फिर आप देखेंगे तो इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं, उसके अब छोटा सा ट्रैक्टर आपको मिल जाए, कितना प्यारा लग रहा है छोटा ट्रैक्टर, आकार वो आपके ध्यान को प्रभावित करता है। गति, तेज गति से चलने वाले, या आप आराम से बैठे, कोई इधर से निकल गया तो आप ध्यान दें, अरे कौन था वो। चमक, जो चीज ज्यादा चमकती है वो आपको ज्यादा, आपका ध्यान ज्यादा फोकस करता है उस तरफ। तीव्र, कितनी तेजी उसके अंदर होती है। नयापन, कोई चीज नई हो, कॉलेज में नया टीचर आ जाए, आपको अच्छा ये कौन है, नया आया भाई कोई, लगता है, देखते हैं, वो ध्यान जल्दी खींचेगा आपको। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अवधान को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं कुछ इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारक। आंतरिक आपके अंदर के कारक है, जो प्रोटेक्शन करता होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपका इंटरेस्ट, आपका मोटिवेशन, आपकी प्रेरणा। क्लास लगाने के लिए एक बच्चा इंटरेस्टेड है और आपका साथी नहीं, आप छोड़ो आज मूड नहीं। और मूड का मतलब इज नॉट मोटिवेटेड इनफ टू अटेंड द क्लास, अटेंड द लेक्चर। व्हाट दे डू इज चलते कैंटीन बैठ के चाय पीते हैं, समोसा खाते हैं, कुछ बात करते हैं। आपकी प्रेरणा अलग है, उसकी प्रेरणा अलग है। आंतरिक कारक है जो हमारे ध्यान को प्रभावित करता है, प्रेरणा है। हमारी रुचि है, जो प्रेरणा कहां से उत्पन्न होती है, भूख से, प्यास से, यहां से। और कुछ कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, आपकी तैयारी है, रुचि, आपका ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट। ये सारी चीजें क्या है, दे आर द इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अटेंशन। दो प्रकार के कारक हो गए ना, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य वो होते हैं जो कि आपके उद्दीपक से रिलेटेड होते हैं, जो आंतरिक वो होते हैं जो प्रोटेक्शन करता है, जो ऑब्जर्वर है उससे संबंधित कारक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ओके, ये मेरे रेफरेंसेस, आप इसको यहाँ से देखें, पढ़ें और गहराई से इसको जान सकते हैं। अब हम कल जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा रहेगा अवधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अटेंशन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम मिलते हैं 4 से 5 बजे तक। अब जाने से पहले किसी विद्यार्थी का किसी प्रकार का कोई अगर प्रश्न है तो मुझसे तुरंत वो पूछ सकता है। You can unmute yourself and you can ask me your questions. सर जी, मोटिवेशन में और अटेंशन में क्या फर्क है जी? मोटिवेशन अलग चीज है, अटेंशन एक अलग। देखिए, दोनों चीजें आपकी संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, कोग्निटिव एबिलिटीज। मोटिवेशन आपका आंतरिक, जो आपकी अचीवमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है, ड्राइव। मैंने बताया था मोटिवेशन साइकिल मैंने आपको बताई थी, किस प्रकार से हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल नीड्स होती है, उससे भी मोटिवेशन हमें होता है, साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, उससे भी हमें मोटिवेशन होता है। किस प्रकार से हम मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं। जब हम प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो उसी के अनुसार हम अपने अवधान को फोकस करते हैं किसी एक उद्दीपक पर। अवधान अलग चीज है। अवधान का मतलब है हम हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज को, हमारे ध्यान को हम एक बार में कितनी वस्तुओं पर, एक या दो वस्तुओं पर केंद्रित करते हैं, वो तो है अवधान। अवधान होता है, उसको प्रभावित करता है आपका मोटिवेशन। आप यू आर मोटिवेटेड, आप अभी प्रेरित हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी प्रेरित हैं क्लास लगाने के लिए, आपका ध्यान लगेगा क्लास की तरफ। आप अभी प्रेरित है, मोटिवेटेड है, आपको बहुत तेज भूख लगी है और मैं दे रहा हूं लेक्चर, भूखे पेट भजन नहीं होए गोपाला, ऐसा कहते हैं ना। तो क्या होगा, आपका मोटिवेशन, आपकी जो इंटरनल ड्राइव है, आप अराउजल है, वो आपको करेगा यार कुछ खा ले, बाद में सुन लेंगे सर का लेक्चर, तो वीडियो देख लेंगे, पहले कुछ खा ले, बिकॉज आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मोटिवेशन एंड अटेंशन। मोटिवेशन इज कैन अराइज फ्रॉम योर इंटरनल, आपकी जो बायोलॉजिकल नीड्स है उनसे आपकी मोटिवेशन आपके अंदर अराइज हो सकता है, पर एक जगह ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को हम अटेंशन कहते हैं, जो कि मोटिवेशन से प्रभावित होती है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू सर जी। ओके, ये आज के लिए काफी है, और चलते हैं, कल मिलते हैं 4 से 5। तब तक के लिए बाय बाय।